हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ और नए मुद्दे देखेंगे जो हेल्थ से रिलेटेड है। पहला है क्या टीकाकरण से होने वाले रोगों में वृद्धि हो रही है। दूसरा है निपा वायरस। तीसरा है सिकल सेल एनीमिया। चौथा हैजा ओडिशा प्रकोर का संदर्भ। MASLD और मांसपेशियों में ऐंठन और मेटाबॉलिक लिवर डिजीज है। दवाओं तक पहुंच और एंटीबायोटिक प्रतिरोध। अब शुरुआत करते हैं। क्या टीकाकरण से होने वाले रोगों में वृद्धि हो रही है। टीकाकरण कोरोना के टाइम टीकाकरण एक बहुत बड़े प्रोग्राम के रूप में चला, लेकिन अब टीकाकरण थोड़े रुका है। तो टीकाकरण से होने वाले रोगों में वृद्धि हो रही है, ये WHO वगैरह का रिपोर्ट वगैरह में कहा है। तो अब पहले बात करें कि टीकाकरण की आवश्यकता क्यों है। कि इसका एक तो आर्थिक लाभ है कि टीकाकरण पर अगर खर्च $1 करो ना, तो उसका रिटर्न होता है $54, 54 गुना। क्योंकि टीकाकरण से बीमारियां कम होती है तो लोग अपने काम धंधे वगैरह पर सही ध्यान दे पाते हैं। दूसरा है मृत्यु दर में कमी। वैश्विक स्तर पर प्रति वर्ष 14 रोगों के विरुद्ध टीका 42 लाख मौतों को रोकता है। तो बहुत बड़े दर पर ये दर में कमी लाता है। और सफलता का उदाहरण है, खसरे के टीके ने अकेले ही दुनिया भर में 9 करोड़ मौतों को रोका है। खसरे का टीका सबसे सफल टीका माना जाता है। भारत के राष्ट्रीय कार्यक्रम UIP एंड अचीवमेंट्स। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम ये 1985 में शुरू किया गया। ये गर्भवती महिलाओं को 12 जानलेवा बीमारियों के विरुद्ध मुफ्त टीका प्रदान करता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया हुआ। ये गर्भवती महिलाओं और बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों के विरुद्ध मुफ्त टीका प्रदान करता है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। 1985 में शुरू हुआ और बच्चों और महिलाओं को 12 बीमारियों के विरुद्ध मुफ्त टीका। उपलब्धियां 2014 में पोलियो मुक्त भारत इस टीकाकरण कार्यक्रम के द्वारा माध्यम की वजह से ही हुआ। 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस का उन्मूलन हुआ। तो ये 2 बीमारियों से भारत मुक्त हुआ, क्योंकि 2014 में पोलियो मुक्त और 2015 में मातृ एवं नवजात टेटनस का उन्मूलन किया गया। ये उपलब्धि है टीकाकरण कार्यक्रम की। वर्तमान स्थिति है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार भारत का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 76.1% है। नए टीके अभी जिसमें रोटा वायरस वैक्सीन और न्यूकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जैसे नए टीके जोड़े गए हैं। वैश्विक संस्थाओं की बात करें जो टीकाकरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। WHO उनका एक प्रोग्राम 1970 के दशक में टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम शुरू किया गया। IA 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030 का नेतृत्व करता है। गावी द वैक्सीन अलायंस स्थापना वर्ष 2000 में। ये एक PPP मॉडल पर है, सार्वजनिक निजी भागीदारी। द वैक्सीन अलायंस इसका कार्य गरीब देशों में टीकों की पहुंच बढ़ाना और इसका टारगेट है 2026-30 के बीच 500 मिलियन बच्चों को सुरक्षित करना। दूसरा टॉपिक है निपा वायरस। सरसा में क्यों है, क्योंकि केरल में 2018-24 के बीच बार बार इसके मामले स्पिल ओवर देखे गए। स्पिल ओवर मतलब जो किसी प्रचार की वजह से नहीं। एक तो होती है आउटब्रेक, प्रचार फैलता है। एक होता है स्पिल ओवर, यानी एक कांड की वजह से ऐसी बीमारियां फैलती हैं, प्रचार नहीं करती। मानव से मानव। अब ये प्रचार ये जानवरों से फैलता है। प्राकृतिक वाहक इसका फुटबैट है। और ये माध्यम किसके माध्यम से फैलते हैं इंसानों में। संक्रमित चमगादड़ की लार, मूत्र और मल से, दूषित खाद्य पदार्थ जैसे खजूर का रस के सेवन करने से। अब जैसे चमगादड़ वगैरह वो खजूर के फल वगैरह खाए और उसी को इंसान खा ले तो वो फैल जाता है। और संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक तल पदार्थ के सीधे संपर्क से। अब इसके नए उपाय क्या हैं कि इसके लक्षण शुरुआत में बुखार, सिर दर्द, गले में खराश और खांसी। गंभीर होने पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और मस्तिष्क ज्वर, जिससे भ्रम, दौरे और कोमा हो सकता है। मृत्यु दर बहुत अधिक है, लगभग 40 से 75%। तो हाई मृत्यु दर वाला ये बीमारी है। तकनीकी विवरण ये है कि ये एकल सूत्रीय RNA वायरस है जो पैरामिक्सो विरिडे फैमिली का सदस्य है। तो RNA एकल सूत्रीय RNA वायरस, ये पूछ सकते हैं UPSC। अगला टॉपिक है सिकल सेल अनीमिया, जो बहुत ज़्यादा हर वर्ष न्यूज़ में रहता है और इम्पोर्टेंट कभी भी पूछा जा सकता है। हाल ही में चर्चा में, क्योंकि लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिकल सेल का बोझ दुनिया में दूसरा सबसे अधिक है। अब बात करें कि पहला किस में है। पहला है, शायद पता कर देना, नाइजीरिया का है। नाइजीरिया नंबर 1 है और भारत दूसरे नंबर पर। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक विकार है, अर्थात माता और पिता दोनों से दोषपूर्ण जीन मिलने पर ही बच्चा ग्रसित होता है। अगर माता और पिता दोनों इस जेनेटिक विकार के हैं
तो फिर उस बच्चा ग्रसित होगा, वरना एक है तो बीमारी नहीं आएगी। कारण है कि हीमोग्लोबिन बीटा जीन में उत्परिवर्तन, जिससे आरबीसी हंसिया के आकार की हो जाती है, ऐसे सिकल के आकार। ये देखो, ये गोल गोल है, ये तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल है, जबकि ये हंसियाकार आकार की है, सिकल सेल एनीमिया है, जिससे ये रक्त वाहिकाओं में फंसकर ऑक्सीजन प्रवाह को बाधित करती है, ऐसे बीच में जाके ऐसे अटक जाती है और रक्त के प्रवाह को बाधित करती है। भारत में क्या स्थिति है, ये मुख्य रूप से जनजातीय समुदायों में अधिक पाया जाता है। मध्य प्रदेश में बहुत सर्वाधिक है। जनजाति जहाँ लोग इतने जागरूक नहीं है, वो टीकाकरण के कार्यक्रम के प्रति या दवाइयों के प्रति, तो उनके उन जनजातीय समुदायों में अधिक है, और जेनेटिक रोग है तो फिर आगे से आगे फैलता जाता है। भारत का राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है 2023 का, इसमें 2047 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। अब इसमें मेन टारगेट है कि भाई 17 राज्य जो प्रभावित है जनजातीय इलाकों वाले, उनके 0 से 40 वर्ष आयु के वर्ग के 7 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करना, उनको चेक करना किन किन के, फिर उनको उपचार और दवाएं उपलब्ध करवाना। अब हाइड्रोक्सी यूरिया, ये दर्द निवारक और जटिलता को कम करने हेतु एक दवाई है। दूसरा है क्रिस्पर, ये जीन एडिटिंग वाली तकनीक है, इसके माध्यम से जीन एडिट किया जाता है और समाधान किया जाता है। और कैसेगेवी और लाइफजेन हाल ही में स्वीकृत जीन थेरेपी है दोनों। तो ये यूपीएससी ऐसे पूछ सकता है कि कैसेगेवी और लाइफजेन ये क्या है। तो जो अमेरिका की एफडीए है, उनके द्वारा स्वीकृत जीन थेरेपी है, और क्रिस्पर आधुनिक जीन एडिटिंग तकनीक है ही, वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हैजा कोलेरा, ओडिशा प्रकोप का संदर्भ। ये बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया से। प्रसार का ये मुख्य रूप से दूषित पानी और संक्रमित भोजन के माध्यम से फैलता है। प्रभाव, ये छोटी आंत को लक्षित करता है, जिससे अत्यधिक जल और इलेक्ट्रोलाइटस की हानि होती है। लक्षणों में चावल के पानी जैसे दस्त, उल्टी और गंभीर निर्जलीकरण, यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है शरीर में, डिहाइड्रेशन। महत्वपूर्ण तथ्य, एक लक्षणहीन व्यक्ति भी 7 से 14 दिनों तक जल स्रोतों के मल के माध्यम से संक्रमित कर सकता है। जिसमें लक्षण दिख नहीं रहे, वो व्यक्ति भी 7 से 14 दिनों तक जल के स्रोतों के माध्यम से संक्रमित कर सकता है। MASLD और मांसपेशियों में ऐंठन। MASLD क्या है कि ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज है, मतलब ये लीवर से रिलेटेड है। ये जोखिम इसलिए है क्योंकि ये एक मूक महामारी है, दिखती नहीं है, पता नहीं चलता, और क्योंकि ये लिवर विफलता तक इसके लिवर, जब तक लिवर खराब ना हो जाए इसके लक्षण नहीं दिखते। भारत की 40% आबादी प्रभावित है। देखो कितना बड़ा मूक महामारी है ये। विकास क्रम, ये सामान्यतः फैटी लिवर से शुरू होकर स्टेटोटिक हेपेटाइटिस और अंततः लिवर सिरोसिस या कैंसर में बदल सकता है, कैंसर में भी बदल सकता है। निदान, रक्त परीक्षण और फाइब्रोस्कैन। इसके कुछ उपाय हैं, मांसपेशियों में ऐंठन, कारण शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम का निम्न स्तर, ट्रिगर से ये निर्जलीकरण उस समय ज़्यादा हो जाता है, भारी व्यायाम या मधुमेह और गुर्दे की पुरानी बीमारियां। प्रक्रिया, जब मांसपेशी या कोशिकाएं तनावग्रस्त होकर ठीक से काम करना बंद कर दे रही है तब ऐंठन होती है। तो ऐंठन की प्रक्रिया में मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं। रक्त परीक्षण और फाइब्रोस्कैन इसका निदान है, और इसको ये कैंसर में भी बदल सकता है, मुख्य महामारी है। छठा टॉपिक है दवाओं तक पहुंच और एंटीबायोटिक प्रतिरोध। अध्ययन, लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीज के अनुसार भारत में उच्च स्तरीय एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा रहा है। क्या है समझते हैं कि भारत में लोग है ना, अब बीमार, छोटी मोटी बीमारियों के लिए वो मेडिकल से टैबलेट ले लेते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा मेडिकल टैबलेट यूज़ करने से क्या होता है कि उनके जो वो एंटीबायोटिक्स है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो अब उनके अंदर, शरीर के अंदर उन एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंट क्षमता बढ़ जाती है जो बीमारियों की। ये हमारे एंटीबायोटिक प्रतिरोध बढ़ रहा है कि वो बीमारियाँ बाद में, वो दवाइयाँ उन बीमारियों के लिए काम ही नहीं करती, क्योंकि उनकी क्षमता बढ़ जाती है, वो बार बार, और उनकी खुद की बॉडी की भी जो प्रतिरोध क्षमता वो कम हो जाती है। अब 8 देशों के औसत की तुलना में भारत की उपचार दर थोड़ी बेहतर है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण और उच्च दवा तक पहुंच अभी भी एक चुनौती है। तो ये मुद्दे था, और जो एंटीबायोटिक प्रतिरोध AMR, ये इम्पोर्टेंट है, और स्टैटिक इससे जुड़ा कुछ हो तो पढ़ लेना। थैंक यू।